हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनुज गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम सी टेट का प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिस सेशन हम देख चुके हैं, और जिसने भी वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा प्रैक्टिस सेशन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस बार में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको क्या होता है। जैसे क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन है क्या कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप कितना है p सेंटीमीटर। जहाँ p एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पॉइंटों वाली संख्या, इंटीजर नंबर है हमारे पास। तो p का न्यूनतम तथा अधिकतम संभव मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए जरा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप कभी भी कोई भी ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सपोज ये ए, ये बी और ये सी। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती क्या है कि किन्हीं भी कभी भी हम कोई भी ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो करती है हमेशा। हम ट्रायंगल कभी भी जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। बराबर नहीं, सॉरी, बड़ा होता है। हमेशा किसी भी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। और हमेशा दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी भुजा ले लीजिए, दो दो भुजा का योग हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और अंतर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी त्रिभुज को ड्रॉ करने की। आई बात समझ में। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इसमें फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें हमको दो भुजा दे रखी है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का उसने कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, क्योंकि उसने परिमाप पूछा है। तो परिमाप तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों भुजा हो। ठीक है भाई। तो चलिए अब देखिए जरा, ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि हमने ट्रायंगल की तीसरी भुजा क्या मान ली, मैंने x मान ली। ठीक है भाई, दो भुजा दे रखी है, एक 5 और एक 10। तीसरी भुजा कितनी मानी मैंने, x मानी है। तो मैंने अभी क्या समझाया है कि किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम, दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। और दो भुजाओं का अंतर यानी कि डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि तीसरी भुजा मुझे अननोन है। तो जो डिफरेंस है वो मैंने क्या मान लिया, तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, और जो सम होगा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, क्योंकि तीसरी भुजा हमको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए अब डिफरेंस, दो भुजा दे रखे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 मतलब 5, और सम कितना आ जाएगा, 15। तो इसका मतलब ये हुआ इस कंडीशन का कि जो आपकी तीसरी भुजा है वो हमेशा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 से तो हमेशा बड़ी होगी और 5 से हमेशा छोटी होगी। 15 से बड़ी नहीं जा सकती और ना 5 से छोटी जा सकती। ठीक है, तो इसलिए इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है तीसरी। तो इसका मतलब ये हो, तीसरी भुजा 5 से बड़ी होगी और 15 से छोटी होगी। तो इसका मतलब x की जो पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पर 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है भाई। तो हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप, एक तो न्यूनतम और सबसे अधिकतम। तो सबसे न्यूनतम क्या निकाल सकता हूँ, जब मैं तीसरी भुजा को सबसे छोटा यानी कि 6 मानूँ। तो मैंने एक बार क्या करा, तीसरी भुजा को क्या मान लिया, 6 मान लिया। तो त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो गई, 5, 6 और 10। तो सम कितना हुआ इनका, 21। ठीक है, तो ये तो हुआ सबसे न्यूनतम, इससे छोटा इसका परिमाप त्रिभुज का नहीं हो सकता। ठीक है, अधिकतम कितना हो सकता है, जब मैं तीसरी भुजा को सबसे बड़ी ले लेता हूँ। तो मैंने इस बार कितना ले लिया, 14। सर्किल देखो मैंने कर रखा है यहाँ पर। तो इस बार क्या हो जाएगा आपका परिमाप कि 5, 10 और 14, ये तो होगी तीनों साइड, और जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का जो परिमाप है, ठीक है, वो न्यूनतम कितना हो सकता है, 21, और अधिकतम कितना हो सकता है, 29।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में बन सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। और जब ये हाल ही में एग्जाम हुआ है शायद उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था एक आपका। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना ट्राइंगल का ड्रॉ करने का कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होगा और डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है भाई, उसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन था। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन लिया है सेकंड मैंने। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी होती है उस मेंसुरेशन के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है, 9.8 मीटर, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर देखो व्यास दे रखा है डी, और रेडियस क्या होती है व्यास की आधी। तो यानी कि 9.8 का हम क्या कर देंगे आधा, और स्क्वायर तो यानी कि इसको 2 बार लिख देंगे। तो मैंने दोनों पॉइंट हटाए और नीचे कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है भाई, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे काटे कर लेना तो आ जाएगा 11 × 686 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 11 का रूल मैंने बता रखा है कि 6 तो हमारा सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे ऐड करते चले जाते हैं, 6 और 8 14 कैरी 1, 8 से 14 और 1 15 कैरी 1, 6 और 1 7। तो 11 की मल्टीप्लाई का रूल होता है और डिवाइड बाई क्या करना है 100। 2 जीरो आ रही है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए जरा, ये तो इसका बेसिक फॉर्मूलेज है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है डिजिटल सम की। शायद पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, मैं उसी से आपको देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ज़रा। हमारे पास था ये 22/7 और गुना 9.8/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो देखो डिजिटल सम मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर का डिजिट टर्म अलग कर लो और डिनोमिनेटर का आप अलग कर लो। तो अगर मैं देखता हूँ तो 2 और 2 कितना हो रहा है 4, इसका डिजिट सम मतलब 2 एक संख्या जितने डिजिट की होती है उन सबको जोड़ करके एक बना दो। 2 और 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि पॉइंट का कुछ ही फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता, पॉइंट लग रहा है और ऐड करते हुए 9 का भी हमारे पास कोई भी रूल नहीं होता, मतलब इसको ऐड करो या मत करो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिजिट सम कितना आएगा इसका 8। ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर भी है ऊपर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अपॉन, अब नीचे आ जाओ, नीचे 7 और यहाँ पर है 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गई, 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो यानी कि 4 गुना 1, और नीचे कितना हो गया 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 28 का मतलब 10 मतलब 1, 8 और 2 10 हो गया। तो डिजिट सम कितना आ गया 1, और 4/1 का मतलब 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन का डिजिट सम कितना आ रहा है मेरे पास 4 आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 4 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब डिजिट सम चेक करते हैं। देखो 5 और 4 9, ये तो कट गया, तो 7 और 6 कितना बचा 13, और 13 का मतलब 4। पहले ही ऑप्शन का डिजिट सम 4 आ रहा है और देखो यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। और सबको भी चेक कर लेते हैं, 6 4 10 और 8 18, 18 का मतलब 9, तो इसका डिजिट सम 9 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो, 4 7 4 9, तो 9 तो 9 कट गया, 4 और 4 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 का मतलब 6, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 6, ये भी नहीं हो सकता। अब इसका देखो 7 और 5 12, 8 20 और 6 26, 26 का मतलब 8, तो इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, वैसे से कैलकुलेशन आसान थी और मुझे समझाने के लिए इतना आपको लिखना पड़ रहा है। अगर आप वीडियो देखेंगे डिजिट सम की तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली उड़ा सकते थे, मतलब इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, डिजिट सम देखते और आपका आंसर आ गया था। ठीक है, तो मैंने डिजिट सम से ही बता दिया, किसी भी उसमें जब भी मल्टीप्लाई वगैरह का केस हो तो उसमें डिजिट सम आसानी से आप लगा सकते हो अगर कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो। वैसे कैलकुलेशन आसान थी, कैलकुलेशन से भी करोगे तो इसका 2 सेकंड में ही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अलजेब्रा बेस होता है ये।
सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और आपसे पूछा क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस के 3abc का मान ज्ञात करना। तो सिंपल है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस बी कितना दे रखा है 3, 3 की क्यूब कितना होता है 27, प्लस सी कितना दे रखा है 4, 4 की क्यूब कितना होता है 64, माइनस 3abc, मतलब abc की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72, तो 72 आ गया। तो अगर आप देखते हैं 64 और 8 कितना होता है 72, प्लस का और माइनस का 72 कैंसिल आउट, कितना बचा 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 27। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछी है, तो आपको पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। पहले जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको x1 y1, दूसरे को देखो इसको तो x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। चलिए अब लगाते हैं। देखो डायरेक्टली इसको लिखना होता है, तो x2 कितना है यहाँ पर माइनस का 1, और बीच में क्या आता है माइनस, और यहाँ पर क्या करना है माइनस के 5। तो जब यहाँ पर माइनस का 5 आप लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा माइनस के 1 और प्लस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 7, तो इसका होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा रूट चल रहा है। ये कितना हो गया देखो, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये कितना हो गया माइनस का 4, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा ये देखो, मैं थोड़ा सा रूट मिटा देता हूँ कि यहीं कर दूँ इसका सॉल्यूशन। देखो तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास रूट 16 16 32, और 32 का रूट कितना होता है 4 रूट 2, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं 16 गुना 2 और 16 का रूट 4 और 2 रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 4 रूट 2। तो इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी इनकी कितनी है 4 रूट 2, मतलब सी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बस लैंग्वेज में बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, करना बहुत आसान है। उसने क्या बोला है कि एक टंकी में 400 लीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी काम में लेने के बाद शेष पानी को समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो प्रत्येक डिब्बे की क्षमता ज्ञात कीजिए। सिंपल है यार। अब 400 लीटर पानी है, तो पहले एक ध्यान रखना कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो उसने बोला कि 400 मिलीलीटर पानी है, इसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी निकाल दिया, तो कितना बचा। अब देखो 400 में से 12 लीटर 500 मिलीलीटर माइनस करना है, यानी कि 12.5। तो 400 में से 12.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 387.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच रहा है शेष पानी बच रहा है। तो इस शेष पानी को 25 डिब्बों में भरना है। ठीक है, तो हमको बताना है कि प्रत्येक डिब्बे में कितना पानी आ सकता है। तो जो भी इस पानी शेष बच रहा है कितने डिब्बा भरना है 25, तो 25 से क्या कर दो सिंपल सा डिवाइड। तो कितना आ जाएगा देखो, जब इसको काटेंगे 25 एकम 25, कितना बचा 13, तो अलिया 7 137 और 25 पंजे 125, कितना बचा 12 और 0.5 मतलब 125 हो गया, और 25 पंजे 125, तो ये आ गया 15.5। तो इसका मतलब क्या हुआ थर्ड ऑप्शन 15 लीटर 500 मिलीलीटर। 0.5 लीटर का मतलब क्या हो गया 500 मिलीलीटर तो हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 15 लीटर और 500 मिलीलीटर एक डिब्बे की क्या आ गई हमारे पास क्षमता आ गई। ठीक है, समझ में आया कैसा करा।
तो पहले 400 लीटर था, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी यूज में ले लिया, तो बचा कितना 387.5। इस पानी को 25 डिब्बों में भरना है और प्रत्येक डिब्बे की क्षमता पता नहीं, तो 25 से क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। तो 25 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.5। तो इसका मतलब 15 लीटर और 500 मिलीलीटर, ये आपका क्या है आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 40 मीटर है। इसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगने वाली जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब सपोज करो ये आपका कोई मैदान है आयताकार, ठीक है, आयताकार मैदान हो गया। ये कितना दे रखा है 60 और ये कितना दे रखा है आपको 40। मतलब लंबाई तो 60 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 40 हो गई। उसने बोला कि इसके बाहर चारों तरफ, ये बाहर की साइड, ये बाहर की साइड 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता, मतलब ये इधर से भी 5 मीटर है, इधर से भी 5, इधर से भी 5 और इधर से भी 5, ठीक है। तो जब चारों तरफ से 5-5 मीटर बढ़ गया तो अभी इसकी लंबाई कितनी थी, ये देखो 60 थी, तो 5 इधर से बढ़ी और 5 इधर से, तो कितनी बढ़ गई टोटल 10 बढ़ गई। तो टोटल लंबाई कितनी हो गई अब 70 हो गई, ठीक है। अब देखो ये ऊपर से भी 5 बढ़ी, नीचे से भी 5 बढ़ी, तो चौड़ाई पहले कितनी थी इसकी, देखो ये 40 थी, तो 5-5 कितनी बढ़ गई 10 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी अब ये हो जाएगी 50, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसका जिस पार्ट में आपकी ये घास लगी हुई है, इस पार्ट में तो लगी हुई है जो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसमें आपकी घास लगी हुई है, तो इसका आपको क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपल सा क्या होता है कि जब भी शेडेड रीजन आपको निकालना हो तो ये देख लो किसके बीच में आ रहा है। एक तो आपकी बननी है बड़ी इमेज बाहर वाली, ठीक है, और एक बननी है पिंक वाली। एक तो ब्लू वाली इमेज बननी है बड़ी और अंदर कितनी बननी है छोटी पिंक वाली। तो दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे माइनस, और दोनों क्या बनने हैं आयत, और आयत का क्षेत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 50। तो ये तो बाहर वाले का आ गया माइनस, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी है 60 और गुना 40, तो 7 पंजे कितना हो गया ये 35, 3500 माइनस 6 चौक 24, 2400, 3500 में 2400 घटाओगे कितना बचेगा 1100, और ये क्या है आपका आंसर है। तो इसका मतलब जिस हिस्से में घास लगी हुई है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1100, 1100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है शेडेड वाला, ठीक है, जो अंदर भी देखो अभी तो बाहर की तरफ बना था, तो हमने जो लंबाई 60 थी 5 इधर से बढ़ी 5 इधर से बढ़ी, तो कितनी कर दी हमने 70। अगर ये अंदर की तरफ होती तो क्या हो जाती माइनस, बाहर की तरफ बन रही है तो ऐड कर देंगे, अंदर की तरफ बन रहा है तो माइनस कर देते। अगर ये 5 मीटर अंदर की तरफ होता तो 60 था, तो 5 इधर से कम हुआ 5 इधर से कम हुआ, तो कितना कम हो गया 10, तो कितने रहती है 50, और ये 40 था 5 पे यानी कि 10 कम हो गया, तो कितना आया था 30 रहा था। अंदर की तरफ होता तो माइनस, बाहर की तरफ है तो प्लस, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो वह कितने चक्कर लगा चुकी है, और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। देखिए मैं लैंग्वेज में खेलता है, ये लैंग्वेज बड़ी देता है, करना बहुत आसान होता है। तो उसने ये बोला है सिंपल सा कि भाई एक चक्कर जो है आपका 250 मीटर का है, 250 मीटर, ठीक है। फिर उसने बोला कि एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है। अब आप एक बात खुद बताओ 75,000 सेंटीमीटर, तो 75,000 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 750 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की है 75,000 सेंटीमीटर बोलो या फिर 750 मीटर बोलो, कि इतना वो क्या है दौड़ चुकी है 750 मीटर। और हमको पता है कि एक चक्कर दौड़ने में
कितने मीटर दौड़ना पड़ता है 250। तो जब 400 मीटर वो दौड़ चुकी तो उसने कितने चक्कर मारे होंगे भाई 250 से क्या कर देंगे इसको सिंपल सा डिवाइड कर दे, क्योंकि एक चक्कर में कितना दौड़ती है 250 और 750 वो दौड़ चुकी, तो 25 से कितना हो जाएगा 75, 3 चक्कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की 7500 सेंटीमीटर दौड़ी जो पूरी करी है उसने, तो उसमें कितने चक्कर मारे होंगे उसने 3 चक्कर। तो पहला आंसर तो इसका ये आ गया, जो उसने ये पूछा था कि वह कितने चक्कर लगा चुकी है, तो कितने चक्कर लगा चुकी 75,000 सेंटीमीटर में 3 चक्कर, यानी कि 3 चक्कर उसने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो, अब आगे क्या बोला उसने कि 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर का मतलब कितना हुआ 3000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और हमको ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि भाई एक चक्कर में 250 मीटर वो दौड़ती है, तो 3000 मीटर दौड़ने में कितने चक्कर लगाएगी 250 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, 25 से 2 0 कितनी बार कट गई 4 बार, और 4 तिया 12। तो इसका मतलब 3000 किलोमीटर की टोटल दौड़ पूरी करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 12। लेकिन इस 3000 में से वो 75,000 सेंटीमीटर यानी कि 750 मीटर तो पहले दौड़ चुकी ना, तो वो तो डिस्टेंस हम यहाँ से कम करेंगे। और 7500 दौड़ने में उसने कितने चक्कर लगाए थे 3, तो इसका मतलब टोटल 12 चक्कर आ रहे हैं। तो उसको जो रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 12 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचा माइनस के 3 कर देंगे, कितना बचेगा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष दूरी को कवर करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 9, और पहले 75,000 सेंटीमीटर जो दौड़ी है वो उसमें कितने चक्कर पूरे करें उसने 3। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे थे, तो यानी कि इसका आंसर कितना रहेगा फर्स्ट, यानी कि 3 चक्कर वो पहले लगा चुकी थी और रिमेनिंग डिस्टेंस को पूरा करने में कितने और लगाने पड़ेंगे 9 चक्कर उसको और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका पहला ऑप्शन है 3,9 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। देखो ऐसा एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने बैंक से 15% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली। अगर 3 साल बाद वह 7250 रुपये वापस करता है तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। सिंपल, अमाउंट दे रखा है, वापस करता है 3 साल बाद, यानी कि ब्याज लग के जिसने पैसे लिया ब्याज भी लगा होगा, तो उसने टोटल पैसा कितना लौटाया 7250। तो क्या दे रखा है आपको, उसने अमाउंट दे रखा है 7250 और प्रिंसिपल आपसे उसने पूछा है। ठीक है भाई, तो करो भाई, इसको कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा है यार, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और मैं तो पता भी चल रहा है बाई ऑप्शन इसका पता चल रहा है, बट छोड़ो मैं इसका बेसिक से बताता हूँ वो कैसे करना है। अब देखो मैं रेट रेशियो मेथड से बताता हूँ। अब रेट उसने दे रखी है 15%। 15% का मतलब होता है 3/20, 5 साहब इसको काट लेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बता भी रखी होगी कि जब भी हम रेट को ब्रेक करते हैं एसआई में, तो ऊपर की जो वैल्यू आती है ये क्या होता है हमारा एसआई, और डिनोमिनेटर जो होता है ये होता है हमारा प्रिंसिपल। तो जो एसआई होता है ये हमेशा 1 साल का होता है, क्योंकि जो दर होती है हमारी वो प्रति वार्षिक चलती है 1 साल की। तो जो ब्याज आता है रेशियो में ये 1 साल का ब्याज आता है। और प्रिंसिपल कितना है हमारा 20। अब देखो ज़रा, प्रिंसिपल 20 और 1 साल का ब्याज कितना है 3 रुपये। और हमको पता है कि साधारण ब्याज हर साल क्या होता है सेम होता है। और कितने साल की बात कर रहा है वो 3 साल की। जब 1 साल में 3 रुपये मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा 3 तिया 9 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताओ 20 रुपये। तो क्या है प्रिंसिपल, 9 रुपये क्या है ब्याज। तो प्रिंसिपल में जब ब्याज को जोड़ देते हैं तभी तो अमाउंट बनता है। कितना बन गया 29 रुपये। यानी कि रेशियो में कितना आ रहा है 29/29। और क्वेश्चन में दे कितना रखा है 7250। ठीक है, तो जब 29 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 250, क्योंकि 29 से जब 725 काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा ये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 250। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है कितना हमारा 20। तो 20 की इसमें और मल्टीप्लाई करते हैं। जब एक की वैल्यू 250 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 25 दूनी 50 यानी कि 5000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, मतलब 5000। समझे बात को कैसा हुआ? समझे दोबारा। रेट दे रखी थी, रेट परसेंट 15, 15 का मतलब 3/20। तो जब भी रेट को ब्रेक करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर हमेशा प्रिंसिपल को शो करता है 20 रुपये, और जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली वैल्यू ये हमेशा 1 साल के ब्याज को शो करता है। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 3। और साधारण ब्याज जो होता है हर साल क्या होता है? सेम होता है। 3 साल की वो बात कर रहा है, तो 3 साल में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 9 रुपये। ठीक है, तो प्रिंसिपल 20, ब्याज 9, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया? 29 रेशो में। जबकि क्वेश्चन में दिया कितना रखा था? 7250। ये रहा 7250। तो 29 से जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 250। प्रिंसिपल पूछा था कितना है हमारे पास? 20। तो 20 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चन अपने काफ़ी देखे होंगे आते हैं कि 2/9, 5/8, 1/3, 2/4 का आरोही क्रम ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो देखो सिंपल सा करने का तरीका होता क्या है, इनको लिख लो। 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना हो ना फ्रैक्शन में दे रखा और बड़ी छोटी आपको बतानी हो, तो कुछ नहीं करना होता आपको, बस जो न्यूमरेटर दे रखा है उनमें सब में एक एक जीरो बढ़ा दो आप। हमने ऊपर क्या लिख लिया? 20, ये 50, ये 10 और ये 30। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको सिंपल से क्या कर देना है? इन सबको डिवाइड कर देना है पॉइंट में, एक एक पॉइंट तक लेके। 9 से जब इसको डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 पॉइंट, फिर जीरो बढ़ गई, 9 दूनी 18 यानी कि 2.2। इसको डिवाइड करो, 8 6 48, कितना बचा? 2, और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 6.25। अब इसको डिवाइड करो, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.3। जब 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 7.5। तो आपको बताना है आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम आपको बताना है, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कितना है आपका? देखो 2.2 तो आ रहा है, तो इसका मतलब 2/9। तो ये तो सबसे छोटी है, पहले नंबर पर ये आ गई। उसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? 3.2 से बड़ा क्या है? 3.3। इसका मतलब 10/3। 10/3 का मतलब 1/3। तो ये कितनी आ गई? ये दूसरे नंबर पर आ गई। इसके बाद कौन सा बड़ा है? 6.25, मतलब 5/8, ये तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला आएगा 2/9, फिर आएगा 1/3, फिर आएगा 5/8 और लास्ट में आएगा 3/4, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आरोही क्रम में बताना है तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इन फ्रैक्शन वालों करने का तरीका होता है कि ऊपर बस एक एक जीरो बढ़ा देनी है और डिवाइड करते चले जाओ। एक पॉइंट तक लेना है आपको, एक पॉइंट तक आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ऐसे मैंने देखो यहाँ पर 2 तक देखा, यहाँ पर 2 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो पॉइंट के एक पॉइंट तक आपको डिवाइड करते चले जाओ, उसमें देख लो कि कौन सा बड़ा आ रहा है और कौन सा छोटा आ रहा है। आरोही क्रम ना भी पूछते ये पूछ लेते कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, तो सबसे बड़ी क्या आ रही है? 3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू 7.5 आ रही थी। सबसे छोटी कौन सी है? 2/9, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा था? 2.2। ठीक है, समझ के कैसा करना है फ्रैक्शन वाला? बस ऊपर जीरो बढ़ा के डिवाइड कर देना है पॉइंट के एक वैल्यू तक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं एग्जाम में, तो इनको भी समझो। अब ये बोला है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ऑप्शन दे रखे हैं, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, या फिर घटती है, बढ़ती है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि दो जो हमेशा पैरेलल लाइन होती है, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई दोनों। ठीक है, तो इनके जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी रहेगी इनकी, ये हमेशा किसी भी पॉइंट से आप देख लेना। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसने पूछा है कि 270 डिग्री माप का एक कोण एक उदाहरण है।
किसका उदाहरण है? अभी देखा न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो हमने पहले न्यून कोण दे रखा है। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वो होता है जिसके सभी एंगल का सम 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा दे रखा है उसने अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है कि जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो, मतलब कोई थीटा एंगल है तो ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो अधिक कोण वो होता है कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि रेंज तो हमने 270 की पूछी है। अब तीसरा क्या है? तीसरा दे रखा है ना समकोण। समकोण आपको पता है क्या होता है? एंगल, एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये भी नहीं पहुंचा। अब चौथा क्या बचा? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है इसकी रेंज हमेशा ध्यान रखना कि ये क्या होता है, 180 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है। देखो इसको ऐसे यहाँ लिख देता हूँ। प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। ये हमारे प्रतिवर्ती कोण की क्या होती है, रेंज होती है। तो आपसे 270 डिग्री पूछा था, तो 270 इसके बीच में तो आ रहा है, 160 360 के। ठीक है, तो हमेशा 270 डिग्री में आपका जो कोण है वो किसका उदाहरण है, वो प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण की जो रेंज होती है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है और 270 इसी के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो 270 किसका उदाहरण हुआ, प्रतिवर्ती कोण का। तो इसका डी इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, चलिए, तो ऐसे थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। अगला देखिए, देखो अगला क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 24 32 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल प्राप्त हो। देखो अब ये केस, 2 3 केस होते हैं, तो इन्हें पहला केस दे रखा है कि प्रत्येक दशा में 3, किसी भी संख्या से डिवाइड करो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 3 रिमाइंडर आपका पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब भी आपका सेम रिमाइंडर बच रहा हो और आपको क्या निकालना हो, नंबर, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से जो भी नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालो और उसमें जो भी रिमाइंडर बोला है क्वेश्चन में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अब बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो नंबर दे रखे हैं आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। निकालो भी एलसीएम, 24 32 और 36, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जो पहले जो आसान से नंबर दिखाई दे रहा हूँ जिनका एलसीएम आप निकाल सकते हो, पहले उनको ले लो। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ पर 24 और 36 को ले लिया। 24 और 36 का एलसीएम कितना होता है, 72, क्योंकि 36 दूनी 72, 24 दिया 72। और एलसीएम होता क्या है कि जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली कट जाए। अब देखो 72 जो है 32 से तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करो 32 के फैक्टर करके देख लो। ऐसे फैक्टर करो जिससे कोई एक नंबर इसमें ऐसा आ जाए जो इस 72 को काट दे। तो हमको पता है कि 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 से क्या होगा, 72 पूरा पूरा कट रहा है 9 बार, तो कितना बचा यहाँ पर 4, तो 4 के इसमें और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो इसका जो एलसीएम आएगा आपका वो कितना आएगा, 24 32 और 36 का एलसीएम आएगा 288। ठीक है, आप किसी से भी काट के देख रहे हैं ना, सबसे कट जाएगा। क्लियर है बात। तो एलसीएम कितना है, 288, और आपको नंबर बताना है। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे केस में जब प्रत्येक दिशा में सेम शेषफल बच रहा हो तो एलसीएम निकाल के बस शेषफल को ऐड कर दो। तो 288 तो एलसीएम आई गया हमारे पास। तो इसमें क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है इसको ऐड कर देंगे, तो प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 291। तो यानी कि थर्ड सी इस क्वेश्चन का आंसर था, 291। क्लियर बात। चलिए, आप एलसीएम बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं फैक्टर मेथड से, ये मेरा तरीका होता है निकालने का, थोड़ा जल्दी निकालने का मेथड होता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है और बस शेषफल को ऐड कर देना है। एलसीएम कितना आ गया, 288, शेषफल कितना है 3, ऐड करेंगे 291 इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलो अब ये कुछ मैंने डायग्राम वाले क्वेश्चन लिए हैं, ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है, एक ठोस जैसे कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक से बना है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। तो ब्लॉकों की संख्या आपको बतानी है। तो ये बड़ा सिंपल से होता है। देखो ईच ब्लॉक क्या है हमारा,
1 सेंटीमीटर का है, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, सब क्या है 1 1 क्या है ये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा क्या निकालनी हो, संख्या निकालनी हो, तो आपको बस क्या फोकस करना है कि आप इसकी ये देख लो लंबाई, लंबाई कितनी है। तो 1 2 3 4 5, तो लंबाई तो कितनी आ गई इसकी 5। चौड़ाई देखो कितनी है 1 2 3 4, यानी कि ब्रेथ ये कितनी आ गई 4। और इसकी क्या देख लो आप, ऊंचाई देख लो, ऊंचाई मतलब ये वाली 1 2 3, तो ऊंचाई आ गई 3। तो जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो कहने का मतलब इसका वॉल्यूम, ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जैसे हम निकालते हैं LBS, तो इन सब की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 4 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 दिया 60। तो 60 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, यानी कि 20 क्वेश्चन का आंसर है। तो घनों की संख्या कितनी है यहाँ पर 60। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल कितना है 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब वर्ग है, ठीक है, और वर्ग के हमको क्या पता है कि पाँचों समान आकार के हैं, तो मैंने क्या मान लिया कि इनकी भुजा कितनी है A, क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है समान होती है। तो कितने वर्ग बनने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 180, और हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है A²। और कितने वर्ग हैं हमारे पास 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 5A²। तो ये क्या हो गया, पाँचों वर्गों का क्षेत्रफल हो गया। क्वेश्चन में कितना है 180, ठीक है। तो 5 से जब आप इसको काटेंगे तो A² कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 36। तो A कितना आ गया हमारे पास 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक भुजा यानी कि जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। अब आपको बताना है परिमाप। अब देखो परिमाप होता क्या है यार, देखो जैसे मैंने डायग्राम बनाया, तो परिमाप क्या होता है, जैसे ABCD। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो बाहर की तरफ इसकी जो साइड होती है ये साइड, इन सब साइड को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो वो क्या हो जाता है हमारा परिमाप। तो हमको इस आकृति का परिमाप बताना है। अब देखो वर्ग कितने हैं, अब ये भी 6, 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 ऊपर भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। और जो ये लेंथ है ये भी 6 और ये भी 6, 6 6 क्या आ जाएंगे। तो परिमाप बताना है। परिमाप ये तो हम ऐसे टच कर सकते हैं इनको, देखो मैं सर्कल बना के दिखा देता हूँ। देखो ये जो हिस्सा है ये, जिनको हम छू सकते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, ये इन्हीं को तो हम टच कर सकते हैं। तो ये सब क्या है 6 सेंटीमीटर का। और आपको क्या बताना है परिमाप, देखो एक भुजा रह गई यहाँ पर, ये भी तो 6 होगा, तो सबको जोड़ दो यहाँ पर। तो कितने 6 है यहाँ पर, सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12। जो 6 को जब आप 12 बार जोड़ोगे तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना है 72 है। तो मैंने कुछ नहीं करा, पहले क्षेत्रफल दे रखा था पूरी आकृति का 180, वर्ग की बात कर रहा है। कितने वर्ग हैं यहाँ पर 5 वर्ग हैं। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है A²। 5 की बात कर रहा है तो 5 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, बराबर कितना है 180। तो A² बराबर कितना आ गया 36, A की वैल्यू आ गई 6। तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी आ गई 6। परिमाप पूछा था, परिमाप मतलब कोई भी इमेज होती है उसकी बाहर की साइड जो भी हम टच कर सकते हैं उन सबको क्या कर दो जोड़ दो। तो मैंने देखो ये भी 6 ये भी 6 ये भी 6, सब क्या आ गई 6 6 सेंटीमीटर की आ गई जिनको हम बाहर से टच कर सकते हैं। तो मैंने सबको जोड़ दिया। तो कितनी भुजा बननी है ये 12, तो 12 6 72। तो यानी कि इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना है 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। क्या होता है दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं सिंपल से, तीसरा एंगल आपको बताना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये कितना हुआ दोनों का जोड़ 65। और 180 में से जब आप इसको आप माइनस करेंगे, तीनों कोणों का भी 180 होता है, तो 180 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 150।
15 यानी कि सी इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 115 डिग्री आंसर। चलिए अगला देखिए। इस सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल की प्रॉपर्टी लगती है। अब देखो आकृति में टी पी यानी कि ये और टी क्यू ये वाली केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू कितना है 110। तो टी पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपसे उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा है टी पी और टी क्यू, ये हमेशा रेडियस ये ओ पी और ओ क्यू क्या है इसकी रेडियस सीधा है। तो हमेशा ध्यान रखना रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। कहने का मतलब कि ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी, क्योंकि स्पर्श रेखा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। थ्योरी में ही पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना कि स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो पी टी क्यू ओ ये एक चतुर्भुज नहीं बन गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो 90 90 180 तो यही हो गया इन दोनों का। तो मतलब ये जो दोनों एंगल बच रहे हैं हमारे टी और ओ, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 तो होगा, जब तो सबका मिलकर 360 बनेगा। और 180 में से 110 तो यही हो गया। तो ये कितना बचा बताओ 70 डिग्री नहीं बचेगा। 70 और 110 भी तो 180 बनाएंगे, तो 180 तो इन दोनों का हो गया और 180 इन दोनों का हो गया। तो 180 और 180 कितना हो गया 360। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है हमारे पास 70 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 70 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर था बी। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बड़ा डाउट है, ठीक है, करने का। कभी किसी में कुछ आंसर दे रखा है, किसी में कुछ आंसर दे रखा है, तो देखते हैं इसका आंसर आएगा क्या। ये इमेज दे रखी है, आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना। मतलब कि ये वर्ग हैं, इनकी भुजा एक एक है, ये भी एक 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 सब एक एक के दे रखी है। आपको शेडेड रीजन बताना है। ये जो शेडेड रीजन है जो मैंने पिंक पिंक किया है, इसका आपको क्या बताना है एरिया बताना है। तो देखो भाई मैं कैसे करूँगा इसको एरिया को। हम करते क्या है सिंपल सा, अब जरा ध्यान से देखना। इस शेडेड रीजन की बात करें दो तरीके होते हैं इसके निकालने के, बट मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। अब ये जो पॉइंट है इसका ये वाला जहाँ मैंने ये डॉट किया है, अब यहाँ से इस सामने वाले को मिला दीजिए इस पॉइंट को। तो एक सीधी रेखा है ये मैंने यहाँ पर मिला दी। तो मैंने ये शेडेड रीजन है मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ये इस तरीके से। एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक बन गया ये ऐसे। दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया शेडेड रीजन को। मुझे इसी का तो एरिया बताना है। अब देखो, अब जब आप ध्यान से देखोगे, अब देखो अब ये एक देखो वर्ग का ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है लंब यानी कि लंबाई आधार गुना ऊंचाई, ये तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि इसको 90 डिग्री में कैसा बोलते हैं हम इसको लंब गुना आधार, यानी कि 1/2 लंब यानी कि ऊंचाई और इंटू बेस, इस तरीके से हम क्षेत्रफल बोलते हैं। तो अब ध्यान से देखो 1 2 3, तो इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 3। और अगर बेस देखोगे, अब देखो पूरी लाइन 1 2 3 4 5, पूरा जो बेस है 5 है। और इस बेस में से मैंने ये वाली साइड ही तो हटाई है, तो ये कितनी बचेगी 4। तो इसका मतलब ये कितनी आ गई 4। ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कितनी आ गई 4। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी ऊंचाई तो आ गई मेरे पास 3 और बेस कितना आ गया इसका 4। अब इस वाले पर आ जाओ, तो ये तो बेस इसका सेम ही है ऊपर वाले में भी, तो ये कितना होगा 4 होगा। तो ये तो आ गया 4। अब इसकी ऊंचाई इस वाले ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी होगी देखो, इस पॉइंट से ये वाली ऊंचाई
तो यहाँ पर ये देख लो कितने वर्गों से मिलकर बन रही है ये। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो इसकी हाइट हुई, तो कितने वर्ग से मिलकर बन रही है 2 से, तो मतलब जो इसकी हाइट है वो कितनी है 2 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी डायग्राम है क्या। सीडी रीजन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस बीच में लाइन ड्रॉ कर दी मैंने ये वाली जिसमें मैंने काटा किया है। ठीक है, तो एक तो त्रिभुज ऊपर बन गया राइट एंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट, और एक त्रिभुज ये बन गया नीचे, ये आ गया सेकंड वाला। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हेड कितनी आ गई 3, बेस कितना आ गया 4, दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस कितना आ गया 4 और ऊंचाई कितनी आ गई 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या यार 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अगर मैं पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूँ यहाँ पर, तो 1/2 गुना ऊंचाई कितनी है 3 और बेस कितना है 4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये तो आ गया 6 राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका एरिया कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। अब जरा इस वाले का निकालो सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो 1/, किधर लिखो देखो, एक यहाँ लिख देता हूँ 1/2 गुना बेस कितना है इसका 4, ऊंचाई कितनी है इसकी 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा 4, तो इसका एरिया कितना आ गया 4। तो इस एरिया डिवीजन का तो एरिया पूछा है मेरे पास, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6 और 4 10, मतलब इस एरिया डिवीजन का एरिया कितना आ गया मेरे पास 10 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा भाई, सेडी डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस बेस से, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे पास और एक ट्रायंगल ये नीचे बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट 3 आ गई क्योंकि 1 2 3 और बेस कितना आएगा, टोटल पूरी लंबाई 5 है, इसमें से एक यही तो हटाया है, तो ये कितना बचा 4। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हाइट कितनी है 3, बेस कितना है 4, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 6। नीचे वाले का निकाला 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 4, तो इसका एरिया कितना आ गया 4, दोनों को ऐड कर दो 6 4 10, यानी कि सेडी डिवीजन कितना आ गया मेरे पास 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा भाई वो होगा 10, करेक्ट आंसर इसका जो आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करके देख लेना अगर किसी को नहीं समझ में आए हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। देखो अगर आप जितना मोटिवेट करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना प्यार दिखाएंगे, तो उतना ही मन फिर मेरा भी करेगा आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बस मेहनत के साथ साथ मोटिवेशन भी ज़रूर होता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कराइए। ठीक है, और अगली वीडियो का वेट कीजिए, कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।